उससे पहले हम आपको एक्स वाई जेड ये सब लिखने सिखा दिए थे कि क्या क्या होता है, जो हम लोग के कंपटीशन में यूज आता है, काम आता है। बिना उसके हम लोग आइसोटोप्स वगैरह नहीं पढ़ पाते। आज हम लोग का मेन सिलेबस है एटम्स क्या है। एटम पढ़ेंगे तो एटम पास पास होता है तो मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। इसको पहले परमाणु बोलते हैं हिंदी में, ये परमाणु है। जब परमाणु सटेगा तो अणु बनेगा। अणु हम लोग को दिखता है, परमाणु आज तक नहीं कोई देख पाया है। किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से भी आज तक हम लोग एटम नहीं देख पाए। लगभग लगभग लगता है कि एटम का शेप नियरली स्फेरिकल होगा, लगभग गोलाकार होगा, ऐसा लगभग मान के चलते हैं। अप्रोक्स शेप पता है कि लगभग लगभग गोल है, लेकिन पूरा गोल भी नहीं है, तो एटम हम लोग देख भी नहीं पाए, ये याद रखिए। सबसे पहली बात, ईसा के जन्म से 500 साल पहले, अराउंड 500 बीसी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, आज 2025 साल उनके जन्म के बाद आप हैं, तब 500 साल घटा दो, मतलब आज से 3000 साल पहले। इनका नाम है महर्षि कनाद। तो कनाद ने कहा था, महर्षि कनाद ने पहली बार सोचा और इन्होंने पहली बार कहा कि पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, अब सोच लो, पूरा यूनिवर्स छोटे छोटे कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से बना है। हम, आप, कोई भी चीज, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा हो तो तरंग है, उसमें कण नहीं हो, बाद में पता चले उसमें भी कण होता है, लेकिन बात की बात, जैसे लाइट में तुम पढ़ा है फोटोन होता है, दिखता भी नहीं हो। जो दिखाई देता है, जितना चीज दिखाई देता है, या जिसमें भी भार है, यानी कोई भी पदार्थ है, हवा भी काहे नहीं हो, वह छोटे छोटे कणों से बना है। और छोटे छोटे कणों को इन्होंने नाम दिया परमाणु। यही नाम दिया है परमाणु, यानी पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से बना है। और सारे कण, जो जो सबसे छोटा कण है उसको परमाणु कहते हैं, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं है। पहली बार यही बोले थे। कहां बोले सर? इन्होंने किताब लिखा, किताब का एक दर्शन लिखा, और एक दर्शन, भारतीय दर्शन में 6 दर्शन है, 6 दर्शन आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। 6 दर्शन में एक दर्शन इनका है वैशेषिक दर्शन। तो इन वैशेषिक फिलोसफी महर्षि कनाद स्टेटेड आउट दैट यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ परमाणु। तो पहली बात ये आ गई, ईसा के जन्म से 500 साल बाद, इससे 2300 साल के बाद, मतलब जब ये कहा इन्होंने, 2300 साल पर बाद में जाते, पहले एक चीज और सुन लो। 500 साल पहले इन्होंने भारत में कहा ऐसा, ऐसा ग्रीक में, ग्रीक मतलब यूनान एक देश है यूरोप में, तो यूनान एक देश है, यूनान में इनके कहने के 100 साल बाद, यानी कि ईसा मसीह 500 साल पहले ही बोले। ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले ग्रीक में भी 2 फिलोसफर, गुरु और चेला, एक का नाम था डेमोक्रिटस और उनके चेला है लुसिपस। हम हिंदी लिख देते हैं, और इनके चेला कौन है? ल्यूसिपस। अब हिंदी लिख देते हैं। इन दोनों ने भी कहा कि दुनिया छोटे छोटे कणों से बनी है, और सबसे छोटा वाला कण टूट नहीं सकता, बट नहीं सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। जिसको तोड़ नहीं सकते, ग्रीक भाषा में उसको एटमॉस कहते हैं, कि जिसको तोड़ नहीं सकते उसी का नाम एटमॉस है। ई बोले कि दुनिया परमाणु से बना, ई बोले कि दुनिया एटमॉस से बना। ऐसा कहने के, या इनके कहने के 2300 साल बाद, 2300 साल बाद, मतलब लगभग 1800 साल की बात है, अराउंड 1800 ईयर्स, 1800 साल में इनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन प्रोफेसर थे। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इनका 5 कहा क्या इन्होंने? माना। जिसका कोई प्रूफ नहीं होता उसको अगर आप मान लेते हैं, जिसका प्रूफ नहीं कर सकते लेकिन मान लिए, उसको पोस्ट्यूलेट बोलते हैं फिजिक्स में। क्या बोलते हैं? पोस्ट्यूलेट। तो इनका पोस्ट्यूलेट्स है। पोस्ट्यूलेट का मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मान लिए, पहले मान लिए बाद में प्रूफ हुआ, तो पोस्ट्यूलेट्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आप पोस्ट्यूलेट्स पढ़ते हैं, मान लिए उसके बाद प्रूफ हुआ। होता क्या है, पहले प्रूफ कर दिया उसके बाद हम कहेंगे इसका नाम ये है, लेकिन ये उल्टा किया। तो इन्होंने माना, पोस्ट्यूलेट्स इनका, कि दुनिया, पूरी दुनिया छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और वो छोटा वाला कण कभी टूट नहीं सकता। मतलब अगर इस कलम को अगर तोड़ना चाहे तो तोड़ते 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 एक कण ऐसा आएगा जो वापस नहीं टूट सकता। जो ना टूटने वाला कण है, जो अविभाज्य कण है, जो इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसका नाम इन्होंने दिया एटम। एटम का मतलब, एटमॉस का मतलब क्या होता है? नहीं टूटने वाला, अविभाज्य। इन्होंने पहली बार एटमॉस उटमॉस नहीं, नाम दिया एटम। सर तो इनका नाम काहे नहीं हुआ? इनका नाम काहे नहीं, इसका नाम काहे हो गया? इसका नाम इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने कहा कि हर चीज के अंदर अलग अलग एटम है। ये नहीं सोचना कि लोहा के अंदर वही एटम है जो इसके अंदर है, मेरे अंदर वही एटम है जो इसके अंदर, नहीं। हर चीज अलग अलग प्रकार की चीजें अलग अलग प्रकार के एटम से बनी है। लोहा का एटम अलग है, उसका एटम का नाम Fe है, याद है ना? कलम का के अंदर प्लास्टिक है, प्लास्टिक मतलब CH2 यूनिट लगा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन का यूनिट है, सबका एटम अलग अलग है। पहली बार यही बोले। ये सब क्या बोले थे? पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज से बना है, छोटा कण परमाणु। एक है पूरे ब्रह्मांड एक ही चीज से बना है, छोटा कण एटमॉस। इन्होंने कहा ब्रह्मांड सबसे छोटा कण से बना है, लेकिन हर चीज में अलग अलग प्रकार का कण है, और सबके छोटे कण को क्या नाम दिए? एटमॉस। क्यों? क्योंकि ये टूट नहीं सकता, बट नहीं सकता, इनडिविजिबल है, अविभाज्य है। अविभाज्य कणों का नाम एटम। हालांकि बाद में ये बहुत सही बोले थे, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि एटम को तोड़ा जा सकता है।
आम रिएक्शन में नहीं टूटता एटम। इन्होंने क्या बोला, अगला स्टेटमेंट इसका क्या है, डाल्टन का। डाल्टन पहले तो बोले दुनिया अलग 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 चीज अलग अलग प्रकार के एटम से बनी है। एटम नाम क्यों दिया, क्योंकि एटम टूटता नहीं है। कहां नहीं टूटता, डाल्टन ने कहा किसी कहीं पे भी एटम को तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा एटम है। यही डाल्टन थोड़ी सी कमी इनकी ये कह लो, क्योंकि उस समय इतना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था। आज हम लोगों को पता चला आइंस्टाइन के आने के बाद कि नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन कराकर एटम को तोड़ा जा सकता है। परमाणु बम का नाम सुने तो वही एटम आम रिएक्शन में जैसे H2 + O2 H2O एटम नहीं टूटता। तो इनका बात सही भी है। इन्होंने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा अविभाज्य कण भाग लेता है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम हिस्सा लेता है। सही बात है। और एटम टूटता भी नहीं है, हाँ एकदम ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एटम टूटता नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम टूट जाता है। ये बोले थे कि एटम सबसे अविभाज्य है। हम लोग जानते हैं कि एटम न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है, जब बहुत ज्यादा एनर्जी, आगे पढ़ाएंगे, तब एटम टूट सकता है, वरना एटम अविभाज्य। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एटम नहीं टूटता। रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा कौन लेता है, एटम। इतनी सी बात एटम के बारे में है। बोल दिमाग में आया। इनका कुछ कुछ बात सही है, कुछ कुछ बात कमी है, गलत तो एनसीईआरटी कहता नहीं। एनसीईआरटी नहीं कहता कि फेलियर है, पहली बार बोले ड्रॉबैक्स है, कमियां। इनका पहला बात, दुनिया छोटे छोटे कणों से बनी है, सबसे छोटा कण अविभाज्य है, उसका नाम एटम है। इसी में क्या बोले, सब चीज में अलग अलग प्रकार का एटम है। अरे हाँ या ना। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन में कौन हिस्सा लेता है, अविभाज्य कण, मतलब कौन हिस्सा लेता है, एटम। तो केमिकल रिएक्शन में एटम हिस्सा लेता है, सही बात है, जो टूटता भी नहीं है, ठीक बात है। न्यूक्लियर रिएक्शन में टूट सकता है, यही थोड़ी सी गलती हुई। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा, तीसरी बात इन्होंने कहा कि सभी एटम का भार अलग अलग होता है। लोहा का एटम का भार अलग है, हाइड्रोजन का एटम का भार अलग है। सारे एटम का भार, अरे हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। हीलियम का भार कितना होता है, 2, 4। लोहा का भार कितना होता है, Fe कितना नंबर पर है, 26, 58। कॉपर का भार अलग है। यही इन्होंने कहा कि सभी एटम का भार, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। यहां थोड़ी सी कमी हो। आप पढ़े हाइड्रोजन का भार, या कल भी पढ़े थे आप, नाइट्रोजन 7, 14, कार्बन 6, 14। ये लीजिए, दो भार सेम हो गया। आइसोबार्स उस समय नहीं आया कि अलग अलग एटम का भार सेम होगा तो उसको आइसोबार कहेंगे, याद हो। यहां भी इसमें इन्होंने ये कहा कि सभी एटम का भार अलग अलग होता है, लेकिन गलत हो गया थोड़ा सा, कमी। गलत तो क्या, सही है, लेकिन कमी है कि नहीं, आइसोबार का भार सेम होता है और आइसोबार अलग अलग एटम का होता है, इसलिए पहले आइसोबार पढ़ा दी। पूरे दिमाग में आया। आइसोबार का भार क्या है, सेम है, अलग अलग एटम का, कार्बन का आइटम है, नाइट्रोजन का आइटम है, लेकिन भार सेम है। यहां थोड़ी सी कमी हो गई। आम जनता को तो यही लगता है कि सब चीज का भार अलग अलग, ठीक बात। इन्होंने चौथी बात क्या कही, चौथी बात इन्होंने कहा, चौथा पोस्टुलेट कहा कि अलग अलग परमाणु का भार अलग अलग होता है। इन्होंने पहली बात कहा। दूसरा, सेम परमाणु का भार सेम होता है। हिमालय से पानी ले आओ, समुद्र से पानी ले आओ, कहीं से पानी लाया, उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का भार एक होगा, यानी एक जैसे परमाणु का भार एक होता है। द एटम ऑफ सेम एटम्स हैज सेम मास। यहां भी थोड़ी सी कमी हो गई। हाइड्रोजन का देखो, एक के एटम है लेकिन भार 2 है, अब भार 3 है, नहीं याद है, एटम एक के है लेकिन भार अलग अलग। ये हम सकल उस समय नहीं, एटॉम क्या कौन है ये, आइसोटोप्स, उस समय आइसोटोप का खोज नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला थोड़ा सा कमी रह गया, गलत तो नहीं है। आमतौर पर जो थोड़ा कम जानकारी टीचर चले गए, ये गलत है, गलत नहीं है, कमी है। क्या गलत है भाई, इन्होंने कहा कि अलग अलग एटम का मास अलग अलग होता है, ठीक बात है, क्लोरीन का मास अलग है, फ्लोरीन का अलग, लेकिन आइसोबार को भूल गए कि अलग अलग एटम है, लेकिन आइसोबार अगर है तो भार सेम हो सकता है। ये अगला इन्होंने क्या कहा कि एक एटम का मास, एक जैसे एटम का मास एक के होगा। ये भी ठीक है, क्लोरीन का मास 35.5 ही है, नाइट्रोजन का मास 15 ही है, हाइड्रोजन का मास 1 ही है, लेकिन आइसोटोप्स के केस में थोड़ा सा कमी हो कि कुछ आइसोटोप्स है, एटम एक के है लेकिन भार अलग अलग। अरे हाँ या ना। इन्होंने कहा कि एटम केमिकल रिएक्शन में नहीं टूटता, सही बात है, बस ये केमिकल रिएक्शन छोड़ना भूल गए। इन्होंने कहा कि एटम कभी नहीं टूटता, केमिकल रिएक्शन में नहीं टूटता, न्यूक्लियर रिएक्शन में टूट सकता है। इन्होंने कहा सबसे छोटा कण एटम है, एटम के अंदर कुछ नहीं है, ये भी थोड़ा सा कम हो। सबसे छोटा कण तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चला जाएगा। अरे हाँ या ना। तो ये डाल्टन थे और डाल्टन का ड्रॉबैक्स था। ड्रॉबैक्स मतलब डाल्टन की कमियां। हम अभी तीन चार आदमी का नाम लिए। वैशेषिक दर्शन देने वाले महर्षि कनाद, डेमोक्रेटस और उनके शिष्य लुसिफस और जॉन डाल्टन। तो ये चारों को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का राह तय करेंगे। बोलो क्लियर है, तो लिखा जाए जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखिए। सर्वप्रथम ब्रह्मांड के निर्माण में शामिल छोटे छोटे कणों की चर्चा। सर्वप्रथम ब्रह्मांड के निर्माण में शामिल छोटे छोटे कणों की चर्चा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कनाद ने किया। वैशेषिक दर्शन अंडरलाइन करना, एग्जाम में बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है ये जो अभी वैशेषिक दर्शन बोले हैं। 68 या 67, 68 का ही है। सर्वप्रथम ब्रह्मांड के निर्माण में शामिल छोटे छोटे कणों की चर्चा वैशेषिक दर्शन में महर्षि कनाद ने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, महर्षि कनाद डिस्क्राइब्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ यूनिवर्स। परमाणु को अंडरलाइन कर देंगे, मैं वैशेषिक दर्शन को अंडरलाइन इन हिज वैशेषिक फिलोसफी, तो वैशेषिक फिलोसफी को अंडरलाइन कर लेंगे। हिंदी में भाई महर्षि कनाद ने लिखो, लिखे नीचे लिखिए, फुल स्टॉप देके। इनका नाम उन्होंने परमाणु दिया, परमाणु अभी नहीं टूट सकता। सोचो उस समय, जिस समय एक माइक्रोस्कोप नहीं था, ये लोग बोल रहे थे।
इनका नाम उन्होंने परमाणु दिया। तो तीन बात अंडरलाइन करना है इसमें, कनाद, वैशेषिक दर्शन, परमाणु। तीन बात याद रखना, कनाद, वैशेषिक दर्शन, परमाणु। हो गया, ब्रैकेट में लिख दीजिए 500 बीसी। ये सब खेल 500 बीसी का। नाम कभी और पूछ लेता है, जैसे रेलवे में पूछा हुआ सवाल है कि डेमोक्रेटस और लुसिपस का संबंध किससे, तो एटम से ही संबंध है, और किससे, परमाणु उत्तर हो जाएगा। नीचे लिखिए, ग्रीक दर्शक, यूनानी दर्शक आप लिख सकते हैं, ग्रीक दर्शक, दर्शक मतलब देखने वाले नहीं, दर्शक हम गलती लिखा दी, दार्शनिक होगा, दर्शक तो देखने ही वाला होता है। ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक फिलोसोफर्स, लिख लीजिए डेमोक्रेटस एवं लुसिपस ने 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व अंग्रेजी में लिख दीजिए एटोमॉस, एटोमॉस की चर्चा की, एटोमॉस की चर्चा की, एटोमॉस की चर्चा की इन 400 BC, ड्यूरिंग 400 BC लिखिए, इन 400 तो नहीं होगा क्योंकि लगभग लगभग का समय। ड्यूरिंग 400 BC डेमोक्रिटस एंड लुसिपस द ग्रीक फिलोसोफर्स डिस्क्राइब्ड अबाउट एटोमॉस। हेडिंग बनाइए, जॉन डाल्टन। हम लोग एकदम फैक्ट पर चल रहे हैं, कोई नम्मा क्लास नहीं है कि तुमको एकदम छोटा छोटा चीज। अच्छा थोड़ी सी बात समझ लो, जॉन डाल्टन, अच्छा पहले लिख लो फिर बताते। जॉन डाल्टन समझाई देते हैं, क्या छोड़ना, सुन लो, अभी तुमको कहीं पढ़ाना हुआ। जॉन डाल्टन, हेडिंग बना दिया क्या, नीचे लिखिए। 1800 ईस्वी के लगभग में, अराउंड 1800 एडी, 1800 ईस्वी के लगभग में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, डाल्टन गेव एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन का थ्योरी क्या है, ध्यान दीजिए, डाल्टन भाई इसका थोड़ा सा बात ध्यान देंगे। आपको हम पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दो नियम थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है, कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नियत अनुपात का नियम, नियत समानुपात का नियम, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या पढ़े थे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और प्रतिफल, ये दोनों में परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती, दोनों का भार बराबर रहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मेरी बात सुनिएगा, याद है आपको ये किसने दिया था, लेवोजियर, एंटोनी वॉन लेवोजियर। और इसकी बात करें तो जोसेफ प्रूस्ट, जोसेफ प्रूस्ट, ये सवाल एग्जाम में भी आया हुआ है, जोसेफ प्रूस्ट, ध्यान दीजिए, PRORUST, प्रोरस्ट बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिए बढ़िया से। इन्होंने कहा था कि कोई भी यौगिक तभी बनता है, जैसे H2 लिए और O2 लिए, क्या बन गया भाई, H2O, तो कहा कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बनेगा, इसका प्रोपोर्शन फिक्स है, H और O, इसका मात्रा पे 1, इसका मात्रा पे 2, इधर 2 और 1, याद आ रहा है, H2O बने बाय मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, हालांकि पढ़े हुए हैं आप, बस रिवाइज करवा रहे, मतलब ये हुआ, बच्चा था नहीं कि भूल गए हो, आप निश्चित पढ़े कि H2O का मतलब क्या 2:1 में है, 1:, अरे नालायक, 2:1, 2:1, किसको किसको 2:1 लग रहा, हाथ खड़ा करो, दो को लग रहा, वाह, 1:2, 1:2, वाह, अरे नालायक, नहीं 2:1 है ना 1:2 है, तुम लोग जो देख रहा है, हाइड्रोजन का मास 1 दूनी 2, ऑक्सीजन का मास 8 दूनी 16, तई 2 अट्ठी 1:8 में है, यानी 1 किलो 8 किलो, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तब पानी बनेगा। 1:2 मार रहा है, एटम का अनुपात पूछ रहे थे, यही है बाय मास, मतलब पानी कहीं से ले आओ, लेकिन डिस्टिल्ड होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ जल, क्लीन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इन्हें कि उसमें लोहा हुआ मिला देंगे, नमक पानी मिला देंगे, तब तो मास गड़बड़ा जाएगा। कहीं का पानी हो, समुद्र का पानी ले आओ साफ, या हिमालय का पानी ले आओ साफ, या आप दूसरा ग्रह से पानी ले आइए, हर पानी में 1 ग्राम हाइड्रोजन के बदले 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा तो 80 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा। यही प्रूस्ट ने बोला कि मास चेंज नहीं होता, फिक्स रहता, मास फिक्स रहता। इसका मतलब कि अगर आप देखिए ना, हाइड्रोजन कितना ग्राम लिए, 1 दूनी 2 ग्राम, और ई कितना लिए 8 दूनी 16, अनुपात बोलो, फिक्स रहना। यही बात जॉन डाल्टन का थ्योरी एक्सप्लेन किया, इसीलिए डाल्टन का थ्योरी इंपॉर्टेंट। जॉन डाल्टन की थ्योरी ने कहा कि केमिकल रिएक्शन में एटम टूटता ही नहीं है, तो जिधर जितना एटम जितना ग्राम आप लिए, जितना ग्राम लिए उतने ग्राम बनेगा,
आपसे अगर कभी ऐसा कह दिया कि हम लिए मान लो कि एक्स वाई कर दिया, अब बना है एक्स वाई, अब कहेगा ये 22 ग्राम लिए थे, ये 34 ग्राम बन गया, ये कितना ग्राम था? तो बस 34 में से 22 घटा दो, क्योंकि मास बराबर होना। कितना आएगा जल्दी बोलो? 12 ग्राम। ये कंप्लीट कंप्लीट रहे। यही बात डाल्टन है, क्योंकि एटम टूटता तब ना मास अलग अलग। अरे हम कहें कि एक कलम और है, 2 कलम सटा दिए तो दोनों कलम का मास बराबर हो। अगर ये टूट जाता, एक कलम 2 कलम इसको पिघला के साट देते, भौतिक अभिक्रिया कर दिए, तब भले वजन में चेंज है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में वजन चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम टूटता ही नहीं है। इस यही बात डाल्टन ने एक्सप्लेन किया। आपसे सवाल पूछता है, जानते हैं क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर होगा नियत समानुपात का सिद्धांत। यही दिखा रहे हैं अभी। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना गहरा सवाल है कि अच्छा आदमी हालत खराब हो जाए। डाल्टन का सिद्धांत कौन सिद्धांत पर आधारित है? मार देगा वो कनात का सिद्धांत। अरे कनात से क्या मतलब है उसको? दिमाग में आ रहा है? नीचे लिखिए पहला लाइन, मतलब दूसरा लाइन। पहला लाइन तो लिख लिया ना, दूसरा लाइन लिखिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये रेलवे का सवाल है जो अभी हम बोले आपको। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम अंडरलाइन करवा देंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात अर्थात इट मींस डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन्ड, डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अर्थात डाल्टन के सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं नियत समानुपात के नियम की व्याख्या की, को प्रमाणित किया। लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। डाल्टन के सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं नियत समानुपात के नियम की व्याख्या की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों पहले पढ़ा चुके हैं, तो ये दोनों नहीं लिख पाएंगे, फालतू ये सोचना कि लिखवा दें। स्टार लगा के लिखिए, डाल्टन थ्योरी का मेन बात क्या था कि, लिखिए स्टार लगा के लिखिए, डाल्टन थ्योरी का मेन बात स्टार लगा के नीचे लिख दीजिए। डाल्टन के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है जिसका नाम एटम है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है, अविभाज्य कणों से बना जिसका नाम एटम है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। टाइनी इंडिविजुअल, सब अलग अलग है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है जिसका नाम एटम है। लिखिए पोस्टुलेट, पोस्टुलेट संकल्पना। हम बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं इसलिए एक चीज लिखवा, संकल्पना नीचे लिखिए, डैश देखिए, जो अभी लिखे थे ऊपर वही लिख दीजिए। क्या? पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है जिसका नाम एटम है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल, या स्मॉल नहीं, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहला नंबर तो यही। बताइए, यही थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या एटम विभाजित हो सकता है कि नहीं? अविभाज्य उसको कहते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो एटम के अंदर तो कुछ है, इसके अंदर कुछ है, ये थोड़ा सा कमी है। दूसरा लिखिए, कमी अलग से लिखवा देते हैं। दूसरा लिखिए, एटम को, एटम को एटीओएम, एटम, एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता, एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता। एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता, एटम्स आर इंडिविजिबल। जो, कॉमा देख लिखने से नहीं किया जा सकता, कॉमा जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही निर्मित होता है ना ही नष्ट होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही निर्मित होता है ना ही नष्ट होता है, विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही नष्ट होता है ना ही निर्मित होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही निर्मित होता है ना ही नष्ट होता है। बोलो ये बात सही है कि गलत? सही है, ये एग्जैक्ट बात है कि केमिकल रिएक्शन में ना एटम टूटता है ना एटम बनता। क्या ये किसको एक्सप्लेन किया, इसको बताओ? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत नहीं एक्सप्लेन किया, इसीलिए डाल्टन वाला थ्योरी एकदम प्रचलित हुआ। 3 नंबर लिखिए, किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी तत्व के सभी परमाणु, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। किसी
बोलो ये सही है? सही है, लेकिन कुछ हद तक कमी है। अरे कमी किसमें नहीं है? सब में कमी है, इसमें भी कमी। कमी किसमें नहीं है? आसमान के पास भी जमीन नहीं है, तो कमी तो सब में है ना। तो इसमें भी बेचारा में कमी आ गया। यहाँ बोलो कमी क्या है इसका, कि एक के परमाणु का मास क्या सेम मास का अलग अलग परमाणु हो सकता है कि नहीं? आइसोबार्स लिख लीजिए, कमी आइसोबार, ड्रॉबैक आइसोबार, आप ड्रॉबैक आइसोबार। अगर आप एकेडमिक क्लास में रहते तो फिर कमी अलग से चलता, लेकिन यही हम लोग समझ लेते, बात खत्म। कमी आइसोबार। चौथा, चौथा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब विभिन्न तत्व के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु। 4 नंबर, विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु का परमाणु भार अलग अलग होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। सही है सही, लेकिन कमी क्या है कि विभिन्न तत्व के परमाणु, यहां क्या लिखे थे, यहां आइसोटोप्स लिखोगे ना भाई, तुम लोग गलती पर लिखा था आइसोटोप, और यहां आइसोबार्स। एग्जांपल C14N14, यहां एग्जांपल 1H1 1H2 1H3, ये लीजिए। समान तत्व है लेकिन मास अलग अलग है। यहां देखो अलग अलग तत्व है लेकिन मास सेम है। इन्होंने क्या बोला, अलग अलग तत्व होगा तो मास अलग अलग होगा। आइसोबार्स को भूल गए, वहां आइसोटोप को भूल गए। भूल क्या गए, उस समय था ही नहीं तो क्या ही करते। नेक्स्ट लिखिए 5वां, इन अ कंपाउंड कॉमा एटम्स कंबाइन इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या ऐसे मत लिखिए, इन अ कंपाउंड कॉमा एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। हिंदी में लिखो, यौगिक में, यौगिक में परमाणु का संयोजन छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। यौगिक में परमाणु का संयोजन छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉल होल नंबर रेशियो, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। जैसे, जैसे मान लो कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, Al2O3 ले लिए, तो इसमें तो यौगिक है ही, यौगिक है ना। बताओ